नमस्कार, मैं हूं प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ऐसी 15 टिप्स की बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने रेंडर टाइम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपसे एक ऐसी बोनस टिप शेयर करूंगा जो कि आपके वर्क फ्लो को और भी फास्ट कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया हुआ है और इस सीन को हम अपने टेस्ट रेंडर के लिए यूज़ करेंगे। और जो ये सीन है ये मैंने पॉलीहेवन के फ्री एसेट्स को यूज़ करके बनाया है और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो ये सेटिंग्स है ये भी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं और यहाँ पे हम बेंचमार्क के लिए पहला रेंडर करके देखते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ कितना टाइम लेता है। तो मैं कीबोर्ड पे F12 प्रेस करूँगा तो हमारी जो रेंडरिंग है वो शुरू हो चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अभी रिमेनिंग टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का है। तो मैं इसे यहीं पे रोक देता हूँ क्योंकि मैं 2 आवर्स के लिए रेंडरिंग नहीं करूँगा। बस हमें पता लग गया है कि हमारी जो रेंडरिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। टिप नंबर 1, रेंडर डिवाइस। तो सबसे पहले जो सेटिंग हम चेंज करेंगे वो है रेंडर डिवाइस। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी सेटिंग में CPU सिलेक्टेड है जो कि रेंडर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। पर इसकी जो एक एडवांटेज है वो ये है कि चाहे जितना भी टाइम ले, रेंडरिंग के टाइम इसके क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। पर हमें रेंडरिंग फास्ट करनी है तो हम इसे CPU से चेंज करके GPU कंप्यूट में कर देंगे। और जो GPU है वो CPU से काफ़ी ज़्यादा जल्दी रेंडर करता है। हम एक बार फिर से रेंडर करके देख लेते हैं कि हमारे रेंडर टाइम में कितना फ़र्क आया है। तो आप देख सकते हैं हमारे रेंडर डिवाइस को CPU से GPU में चेंज करते ही हमारा जो रेंडरिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो इसे हम यहीं पे क्लोज करते हैं और वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आपका जो GPU का ऑप्शन है वो किसी वजह से ग्रेड आउट हो रखा हो, यानी कि आप इसे सिलेक्ट ना कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि जो आपका GPU है वो कंपैटिबल नहीं है या फिर आपने उसे ब्लेंडर में इनेबल नहीं किया हुआ। उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा एडिट, प्रेफरेंसेस और सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने OptiX सेलेक्ट कर रखा है जो कि मेरे करंट रेंडरिंग डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। अगर आपका कोई पुराना ग्राफिक कार्ड है जो OptiX कंपैटिबल नहीं है तो आप यहाँ पे कूड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास AMD का ग्राफिक कार्ड है तो आपको ये HIP सेलेक्ट करना होगा। मेरे सिस्टम में HIP के कंपैटिबल कोई डिवाइस नहीं है और इसीलिए आपको यहाँ पे ये वार्निंग लिखी हुई नज़र आ रही है और सेलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं वापस से OptiX सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे क्लोज कर देते हैं। तो आपने देखा CPU से GPU में जाते ही हमारा जो रेंडरिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। टिप नंबर 2, लेस सैम्पल्स प्लस डीनॉइजिंग। आप यहाँ सैम्पलिंग में 2 तरह के सैम्पल्स देख पा रहे हैं, एक जो व्यू पोर्ट के सैम्पल्स हैं और एक रेंडरिंग के सैम्पल्स हैं। और जैसे इनके नेम्स खुद सजेस्ट कर रहे हैं, जो ये व्यू पोर्ट के सैम्पल्स हैं वो इस व्यू पोर्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने काम आएंगे और जो रेंडरिंग में जो सैम्पल्स हैं वो रेंडरिंग की क्वालिटी को कंट्रोल करने में काम आएंगे। जो ये रेंडरिंग के सैम्पल्स हैं इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है वो है 4096 और अक्सर हम इन सैम्पल्स को चेंज करना भूल ही जाते हैं और इसकी वजह से जो हमारा रेंडरिंग का टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसे हमें जितना कम हो सकता है उतना कम रखना चाहिए, रेंडर की क्वालिटी मेंटेन रखते हुए। और जब हम सैम्पल्स कम कर देते हैं तो जो रेंडर है उसमें नॉइस बढ़ जाती है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीनॉइस और इस डीनॉइस की हेल्प से हम कम टाइम में अच्छे रेंडर्स निकाल पाते हैं, क्योंकि ये जो रेंडरिंग में जो नॉइस आती है उसे रिमूव कर देता है और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। हमारे जो ये मैक्स सैम्पल्स हैं इन्हें मैं यहाँ पर 4096 से 64 कर देता हूँ और जो हमारी जो डी नॉइज़ है इसे हमने ऑन कर रखा है। एक बार हम फिर से रेंडर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी जो रेंडरिंग टाइम है उसमें कितना फ़र्क आया। आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेंडर पहले 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम ले रहा था अब वो सिर्फ 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो पा रहा है। हमारी जो थर्ड टिप है वो है नॉइस थ्रेशोल्ड। जो ये सेटिंग है वो ब्लेंडर को डिफाइन कर देती है कि कितनी नॉइस रिमूव करने के बाद वो रेंडरिंग जो है उसे स्टॉप कर दे और आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दे, जैसे कि नॉइस रिडक्शन करना, कंपोजिटिंग करना या इमेज को सेव करना। अगर हम इस थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है उसे बढ़ा देंगे तो हमारी जो रेंडरिंग है वो थोड़ा जल्दी स्टॉप हो जाएगी और जो नॉइस है वो कम रिमूव होगी। पर हमने जो डी नॉइस का ऑप्शन है ये इनेबल किया हुआ है, तो जैसे ही वो डिफाइंड थ्रेशोल्ड पे रीच होगी और उसके बाद में जो डी नॉइस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारी वो नॉइस भी रिमूव हो जाएगी।
तो चलिए इसकी जो ये वैल्यू है इसे हम इंक्रीज़ करके देख लेते हैं। इसे मैं 0.01 से 0.5 कर देता हूँ और फिर से एक बार रेंडर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले इमेज 20 सेकंड्स में रेंडर हो रही थी, अब वो 15 सेकंड्स के अंदर रेंडर हो रही है। यहाँ पे भी हमने अपने 5 सेकंड और बचा लिए हैं। कहने को तो हमने सिर्फ 5 सेकंड्स बचाए हैं और सिंगल इमेज में ये इतने मायने नहीं रखते। इमेजिन कीजिए आप 300-500 फ्रेम्स रेंडर कर रहे हो और हर फ्रेम में आप 5 सेकंड्स बचा रहे हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप अपना कितना टाइम सेव करोगे। टिप नंबर 4, मैक्स बाउंसेस। और जो ये मैक्स बाउंसेस की ऑप्शन है वो अवेलेबल होती है यहाँ पे लाइट पास के अंदर, और इनकी जो ये वैल्यूज़ हैं इन्हें भी हम जितना हो सके उतना कम रखते हैं, पर अपने नीड के अकॉर्डिंगली रेंडर क्वालिटी मेंटेन रखते हुए। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं इन सभी वैल्यूज़ को एक बार 2 पे सेट कर देता हूँ और फिर इनकी जो ये वैल्यूज़ हैं इन्हें मैं 1-1 या 2-2 करके इंक्रीज़ करता रहता हूँ, और जिस किसी भी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पे मुझे इसकी रेंडर क्वालिटी जो है वो सही लगती है, वैसे वहीं पे सेट कर देता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि सभी वैल्यूज़ को एक ही नंबर पे सेट करें। आप चाहो तो अपने सीन के अकॉर्डिंगली इन सभी की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं उन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मेरे सीन में कोई वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट नहीं है, तो मैं जो ये वॉल्यूम वाली जो वैल्यू है इसे 0 कर देता हूँ, और ऐसे ही जो ये बाकी की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें अपने सीन के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हो। और हमारी जो ये टोटल की वैल्यू है इसे हम ये जो बाकी की वैल्यूज़ हैं इसमें जो सबसे हाईएस्ट होती है उसके इक्वल सेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई भी वैल्यू 2 से हाईएस्ट नहीं है, तो इसे हम 2 पे सेट कर देंगे। ओके, तो हम फिर से एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये रेंडर है वो 12 सेकंड से भी कम टाइम में रेंडर हो गया है, पर हमारा जो ये रेंडर है वो थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। तो इसे हम एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं उस रेंडर के साथ जो हमने इसे पहले निकाला था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो यहाँ पे ग्रास है ये काफ़ी अच्छी और ब्राइट नज़र आ रही है, पर लेकिन जो हमने बाउंसेस सेट करने के बाद जो रेंडर निकाला है उसमें ये काफ़ी डार्क नज़र आ रही है। और इसी तरह से जो ये लालटेन है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इसका ग्लास है ये डार्क हो गया है, और हमारा जो ये पहले रेंडर था उसमें ये काफ़ी अच्छा और ब्राइट नज़र आ रहा था। और इसी तरह से जो ये पेड़ की जो लीव्स हैं इनमें भी फ़र्क आ गया। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इन्हें जितना हो सकता उतना कम रखें, पर अपनी रेंडर क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। तो इन वैल्यूज़ को हम फिलहाल के लिए वापस से डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देते हैं और चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 5 जो कि है डिसेबल कॉस्टिक्स। अगर आप किसी तरह के कॉस्टिक्स रेंडर नहीं कर रहे हो तो जो ये कॉस्टिक्स वाले ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव, इन्हें डिसेबल कर दें। और इन्हें डिसेबल करने के बाद में जो रेंडर टाइम है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडर को रेंडर करते वक्त कॉस्टिक्स के लिए किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो इन्हें हम डिसेबल कर चुके हैं और फिर से एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्टिक्स डिसेबल करने के बाद में हमें इस इमेज को रेंडर करने में 14 सेकंड्स लग रहे हैं, और इसी सेम इमेज को पहले हमें 15 सेकंड्स लग रहे थे। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड और बचा लिया है। अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप पे जो कि है टिप नंबर 6, फास्ट GI अप्रॉक्सीमेशन। कॉस्टिक्स के एग्जैक्टली नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है फास्ट GI अप्रॉक्सीमेशन का। जब हम इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं तो जो ब्लेंडर है वो एक तरह की फेक लाइटिंग क्रिएट करता है, जो कि हमारी इमेज की जो ओवरऑल लुक है उसे भी चेंज कर सकती है, पर इससे हमारा जो रेंडर का टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसे भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे इनेबल करने के बाद में हमारे रेंडरिंग पे कितना फ़र्क आता है। हमारा जो ये रेंडर है वो हो गया है विद इन 13 सेकेंड्स, और हमारा जो पिछले वाला जो रेंडर था वो हुआ था 14 सेकेंड्स में। पर हमारी जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ी सी डार्क हो गई है। अगर मैं अपनी इस इमेज क्वालिटी के साथ सेटिस्फाइड हूँ तो मैं अपने इस ऑप्शन को इनेबल रखूँगा, वरना डिसेबल कर दूंगा। तो फिलहाल मैं ये ऑप्शन इनेबल रखूँगा और चलते हैं अपनी टिप नंबर 7 जो कि है यूज़ टाइलिंग। और जो ये टाइलिंग की ऑप्शन है वो आपको मिलेगी परफॉर्मेंस, मेमोरी और यहाँ पे यूज़ टाइलिंग। और जो ये टाइलिंग का ऑप्शन है
ये आपकी बड़ी इमेज को छोटे छोटे टुकड़ों में रेंडर करेगा, जिसकी वजह से ब्लेंडर को पूरी इमेज एक साथ रेंडर नहीं करनी पड़ेगी और वो इजीली कम रैम यूज़ करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी पूरी इमेज को रेंडर कर देगा। और रेंडर करते हुए कम रैम होने की वजह से क्रैश होने से भी बचाएगा। यानी कि अगर आपके सिस्टम में रैम कम है और आपको एक बड़े रेजोल्यूशन की इमेज रेंडर करना है तो आपको ये ऑप्शन डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। और जो ये सेटिंग है वो आपका रेंडर टाइम डिक्रीज़ भी कर सकती है और कभी कभी बढ़ा भी देती है, डिपेंड करता है आपके टाइल साइज़ पे। मेरे लिए जो टाइल साइज़ अभी तक बेस्ट रहा है वो है 512, तो मैं इसे 512 पे सेट कर देता हूँ और फिर से एक बार रेंडर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेंडर है वो इस बार छोटे छोटे टुकड़ों में रेंडर हो रहा है, ना कि एकदम से फुल साइज में। और हमारा जो रेंडर टाइम है वो भी डिक्रीज हो गया है, जो कि पहले आ रहा था हमारा अप्रॉक्सीमेटली 13 सेकेंड्स और अब आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11.5 सेकेंड। टिप नंबर 8, एक्सेलरेशन स्ट्रक्चर। एक्सेलरेशन स्ट्रक्चर में हमारे पास जो ये दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, यूज़ कर्व BVH और यूज़ कॉम्पैक्ट BVH, इसकी वजह से भी हमारी जो रेंडरिंग है वो फास्ट या स्लो हो सकती है। हमारा जो ये पहला ऑप्शन है यूज़ कर्व BVH, इसमें क्या होगा कि हमारी जो रैम है वो ज़्यादा यूज़ होगी और हमारा जो रेंडर है वो फास्ट होगा। और हमारा जो ये दूसरा ऑप्शन है यूज़ कॉम्पैक्ट BVH, तो इसमें जो हमारी रैम है वो कम यूज़ होगी और हमारा रेंडर भी स्लो होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आप अपने सिस्टम की रैम के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। अगर आपका रैम ज़्यादा है तो आप ये ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ कर्व BVH यूज़ कर सकते हो, और अगर रैम कम है तो आप ये नीचे वाला जो ऑप्शन है यूज़ कॉम्पैक्ट BVH ये यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 9, परसिस्टेंस डाटा। ये ऑप्शन आपको मिलेगा परफॉर्मेंस, फाइनल रेंडर, परसिस्टेंट डाटा। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फ्रेम रेंडर करते हैं तो पहले कुछ चीज़ें लोड होती हैं और उसके बाद में फ्रेम रेंडर होना शुरू होता है, जो कि लोड होने में काफ़ी टाइम ले जाती हैं। और जो ये ऑप्शन है ब्लेंडर को बताता है कि जो सीन का डाटा है जैसे कि टेक्सचर्स, उन्हें रैम में स्टोर करके रखे और ना कि हर फ्रेम में सेम डाटा को बार बार लोड करे, जिसकी वजह से हमारा मल्टीपल फ्रेम रेंडर करते वक्त जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाता है। पर इस ऑप्शन को हम जहाँ ज़्यादा एनिमेशन हो रही होती है वहाँ यूज़ नहीं करते, बल्कि इसे हम उस सीन में यूज़ करते हैं जहाँ मोस्टली कैमरा एनिमेट हो रहा होता है। तो इसे भी हम इनेबल कर लेते हैं और अब रेंडर करके देखते हैं। तो आपने देखा कि मैंने फ्रेम को 2 बार रेंडर किया। जो पहली बार रेंडर किया उसमें जो सारा डाटा था वो लोड हो गया, पर जो सेकंड बार रेंडर किया तो उसने वो डाटा सेव रखा और डायरेक्ट रेंडरिंग शुरू कर दी, और उसकी वजह से हमारा जो रेंडरिंग का टाइम है वो डिक्रीज़ होके आ गया है 9.5 सेकेंड पे, जो कि पहले था 11.5 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे भी 2 सेकेंड और बचा लिए हैं अपने। टिप नंबर 10, रिड्यूस मॉडिफायर और कंपोस्टिंग नोड्स। हमारे सीन में जितने मॉडिफायर्स और कंपोस्टिंग नोड्स होंगे, ब्लेंडर को रेंडर करते वक्त उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी और रेंडर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा इफेक्ट डालने वाले मॉडिफायर्स वो होते हैं जिनकी वजह से हमारी मैश जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होती है, और अगर हमने सीन में कोई हैवी कंपोस्टिंग नोड यूज़ की होगी तो उसको भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मॉडिफायर्स और कंपोस्टिंग यूज़ करो, बट थोड़ा ध्यान से और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। टिप नंबर 11, वर्ल्ड सेटिंग। जब हम HDRI यूज़ करते हैं तो कुछ HDRIs हमारे रेंडर टाइम को कम कर देती हैं तो कुछ इंक्रीज़ कर देती हैं, और वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर HDRI के लिए ब्लेंडर को कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अगर आपके HDRI यूज़ करने पे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, जो ये वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ की जो टैब है इसमें सेटिंग्स में जाएँ और जो ये सरफेस है इसमें जो सैम्पलिंग है इसे ऑटो से मैनुअल पे कर दें, और जो ये मैप रेजोल्यूशन है इसे हम कम कर देंगे। जितना रेजोल्यूशन कम होगा उतना कम टाइम लगेगा, और जितने रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। पर हाँ, जो रेंडर की क्वालिटी है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो मैंने HDRI यूज़ की थी उसका जो रेजोल्यूशन है वो 4K है, पर हमने यहाँ पे जो मैनुअल सेटिंग करके इसकी जो मैप रेजोल्यूशन है उसे 1K कर दिया है। टिप नंबर 12, इमेज रेजोल्यूशन साइज़। ये भी एक बहुत बेसिक सी सेटिंग है। जितना कम रेजोल्यूशन होगा उतना जल्दी रेंडर होगा, और जितना बड़ा रेजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, और वो ये है कि मैं अपना फाइनल रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लेता हूँ, और जब मैं अपने टेस्ट रेंडर कर रहा होता हूँ तो मैं इसकी जो ये परसेंटेज वैल्यू है इसे 50 कर लेता हूँ। इसे 50 करने से क्या होगा कि ये फुल रेजोल्यूशन पे रेंडर नहीं होगा, बल्कि 50% रेजोल्यूशन पे होगा, और इससे मेरा जो टेस्ट रेंडर में जो टाइम वेस्ट हो रहा होता है वो नहीं होगा। और जब मैं अपने टेस्ट रेंडर से सेटिस्फाई हो जाता हूँ मैं इसे वापस
100 पे कर लेता हूँ और अपना फाइनल रेंडर निकाल लेता हूँ। टिप नंबर 13, पॉज और स्विच व्यू पोर्ट वाइल रेंडरिंग। जब हम रेंडर व्यू पोर्ट शेडिंग में होते हैं तो आपको यहाँ ऊपर ये पॉज का बटन भी नज़र आएगा। तो जब हम एक्चुअल रेंडरिंग कर रहे होते हैं हमें इसे पॉज कर देना चाहिए। इसे हम जब रेंडरिंग करते हैं तो हमारा जो रेंडरिंग का टाइम है वो और रिड्यूस हो जाएगा। और वो इसलिए कि जब ये प्ले पर होता है तो ब्लेंडर ये व्यू पोर्ट की भी कैलकुलेशन कर रहा होता है और एक्चुअल रेंडरिंग की भी कैलकुलेशन कर रहा होता है, और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों में डिवाइड हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल रेंडरिंग का टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हमें पॉज कर देना चाहिए, और जब हम इसे रेंडरिंग के टाइम पॉज कर देंगे तो जो ब्लेंडर है वो सिर्फ एक्चुअल रेंडरिंग की कैलकुलेशन करेगा और रेंडरिंग हमारी फास्ट होगी। और इसका एक और अल्टरनेटिव है, वो ये है कि अगर हम रेंडरिंग के टाइम किसी और व्यू पोर्ट शेडिंग में स्विच हो जाएं जैसे कि सॉलिड या वायर फ्रेम तो और बेटर है। टिप नंबर 14, ऑप्टिमाइज योर टेक्सचर्स। आप जब भी अपने सीन को टेक्सचर करें तो जो टेक्सचर साइज़ है वो बड़े ध्यान से चूज़ करें, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का टेक्सचर हो या फिर कोई HDRI हो, क्योंकि जितना बड़ा टेक्सचर होगा उसे रेंडरिंग के टाइम उतना ही ज़्यादा लोड होने में टाइम लगेगा और हमारा जो रेंडरिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि कई बार हम क्या कर रहे होते हैं कि बैकग्राउंड में कोई चीज़ पड़ी है और वो हमें इतनी विजिबल भी नहीं होती, और वहाँ पे हम 4K 8K जैसे टेक्सचर्स यूज़ कर लेते हैं, जबकि वहाँ पे इतने बड़े टेक्सचर साइज़ की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो कोशिश क्या करो कि जो टेक्सचर साइज़ है वो ज़रूरत के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो, ना ही ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा। और अगर आपने काफ़ी सारे मॉडल यूज़ किए हैं अपने सीन में और उनके जो टेक्सचर साइज़ हैं वो आपको नहीं पता, और या फिर पता है तो सोच रहे हो कि एक साथ इतने टेक्सचर्स कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, तो उसका तरीका भी है। और उसके लिए आपको जाना होगा रेंडर प्रॉपर्टीज़, सिंप्लीफाई, और इसे सिंप्लीफाई को इनेबल करना होगा। और सिंप्लीफाई में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास व्यू पोर्ट की और रेंडरिंग की अलग अलग सेटिंग्स हैं, और यहाँ पे हम जो ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं वो है टेक्सचर लिमिट। जो व्यू पोर्ट में टेक्सचर लिमिट है ये व्यू पोर्ट के टेक्सचर जो हैं उनके साइज़ को कंट्रोल करेगा, और जो ये रेंडरिंग में टेक्सचर लिमिट है ये जो रेंडरिंग के टाइम पे जो टेक्सचर्स लोड होंगे उनके साइज़ को कंट्रोल करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे नो लिमिट सेट है, तो जो एक्चुअल टेक्सचर साइज़ हैं वो रेंडर हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 512, तो ये टेक्सचर लिमिट सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी टेक्सचर हैं चाहे वो 1K हो, 4K हो, 8K हो, वो सभी 512 के रेजोल्यूशन पे रेंडर होंगे, और इससे हमारी जो रेंडरिंग टाइम है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। टिप नंबर 15, क्लोज ऑल अदर प्रोग्राम्स। रेंडरिंग के टाइम पे हो सके तो जो भी कोई दूसरे सॉफ्टवेयर आपने ओपन किए हुए हैं जैसे कि फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और यहाँ तक कि कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र, सभी को क्लोज कर दो और ब्लेंडर को बिल्कुल अकेला छोड़ दो रेंडरिंग करने के लिए, ताकि वो जितने हो सके उतने मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ कर सके आपके सिस्टम के रेंडरिंग करते वक्त। और ऐसा करने से आपके रेंडरिंग के टाइम पे काफ़ी फ़र्क आएगा फॉर श्योर। तो ये थी ऐसी 15 टिप्स जो कि आपके रेंडरिंग के टाइम को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकती हैं। और वो हमने देखा भी कि जिस फ्रेम को 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा था रेंडर होने में, उसे हमने 10 सेकंड के अंदर रेंडर किया है। और इसके अलावा जो आप कर सकते हो वो ये है कि ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर है उसे हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि ब्लेंडर फाउंडेशन जो है वो ब्लेंडर को हर अपडेट के साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती रहती है। अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप नया सिस्टम लें ब्लेंडर के लिए तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली अच्छे और लेटेस्ट हार्डवेयर में इन्वेस्ट करें। और जाते जाते एक बोनस टिप, और वो ये है कि जब भी आप ब्लेंडर ऑन करते हो तो आपकी सारी सेटिंग्स वापस से डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं और हर बार आपको सेटिंग्स फिर से रिपीट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको हर बार रेंडर इंजन चेंज करना पड़ता होगा, और अगर आप साइकिल्स यूज़ करते हैं तो हर बार आपको डिवाइस चेंज करना, और जो ये सैम्पल्स हैं इन्हें भी बार बार चेंज करना पड़ता होगा। और आप इन्हें बार बार चेंज करके परेशान हो गए हो तो ये टिप आपके लिए है। तो उसके लिए आप ब्लेंडर की एक बिल्कुल नई फाइल खोलें और आपने जो सेटिंग्स चेंज करनी है वो चेंज कीजिए। जैसे कि मैं रेंडर इंजन को यहाँ पे EV से साइकिल्स में चेंज कर देता हूँ, डिवाइसेस को CPU से GPU में चेंज कर देता हूँ, और जो ये मैक्स सैम्पल्स हैं यहाँ पे व्यू पोर्ट के इन्हें मैं कर देता हूँ 32, और जो ये रेंडर के जो मैक्स सैम्पल्स हैं इन्हें मैं 64 पे सेट कर लेता हूँ, और अपनी जो ये नॉइस थ्रेशोल्ड है इसे 0.1 पे सेट कर लेता हूँ। डी नॉइस मेरी ऑन है। और ये सारी सेटिंग्स करने के बाद में मैं जाऊँगा फाइल, डिफ़ॉल्ट्स और सेव स्टार्टअप फाइल, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो आप जब भी दोबारा से ब्लेंडर ऑन करोगे तो आपको ये सारी सेटिंग्स एज इट इज़ मिलेगी और आपको ये बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।